हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर तुषार एंड यू आर वाचिंग तुषार सर अकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, वो उस प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, और उस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाली जो मशीनरी है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो आजकल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटीपी डेवलपमेंट की है, एटीपी सिंथेसिस की, उसको सबसे पहले जिन्होंने हाइपोथेसाइज किया था उनका नाम था पीटर मिचेल। उन्होंने 1961 में इस कॉन्सेप्ट को हाइपोथेसाइज किया था। उनका कहना ये था कि जो इंटरमेम्ब्रेन ग्रेडियंट है, ठीक है, कि जो इंटरमीडिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है वही एक्चुअल रिजर्वायर है आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी का थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, अब इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। उनका कहना यह था कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लिपिड हैं, आपके प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका जब ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद जितने अमाउंट में आपका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिजर्वायर डेवलप होता है, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा उतने ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या होगा, NADH एंड FADH2 का फॉर्मेशन होगा। उस समय उनके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया था कि जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। और हमको अभी पता है कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो आपके NADH एंड FADH2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। वो अगर मैक्सिमम अमाउंट में बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का रन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा। जब उसका रन मैक्सिमम होगा तो मैट्रिक्स से आपको पता होगा, मतलब एक जनरल आइडिया तो हमको है ही कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन रन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटॉन को पंप करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर रन करते हैं तो आपके जो प्रोटॉन होते हैं मैट्रिक्स के, वो कहाँ पंप होते हैं, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा वो हेल्प करेगा आपके इंटर मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए। ऑब्वियस सी बात है, NADH FADH बहुत ज़्यादा बनेंगे, फिर क्या होगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और यही जितना ज़्यादा ग्रेडियंट बनेगा वही रिजर्वायर है आपके किसका, एनर्जी एक्सट्रैक्शन का। किसका, एनर्जी एक्सट्रैक्शन का। तो जितना ज़्यादा बना उतना ज़्यादा ही आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, केमियोस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये 20th सेंचुरी का सबसे यूनिफाइंग एंड सबसे ग्रेटेस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बोला जाता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में। मतलब बायोलॉजिकल साइंस में ये जो कॉन्सेप्ट है इसको 20th सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए केमियोस्मोटिक थ्योरी क्यों बोलते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है, केमियोस्मोसिस से इंस्पायर्ड है। केमियोस्मोसिस का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखिए। केमियोस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। अब देखिए जब ये ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा आपका प्रोटॉन का, प्रोटॉन भी अपने आप में आयंस हैं, तो जब मैट्रिक्स से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे तो हायर कंसंट्रेशन आपका इंटर मेम्ब्रेन में हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके आयंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपका जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी अपने आप में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है इनके थ्रू फिर क्या होगा, आपका प्रोटॉन रन करेगा और इससे ही फिर आपका क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या फिर ATP का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनका एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं और इसके बाद हर एक कंपोनेंट पे हम क्या करेंगे, एक एक डिटेल स्टडी करेंगे।
ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। उसके अलावा इंटरमीडिएट कैरियर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं हम थोड़ी डिटेल में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका एटीपी सिंथेज होता है, जो एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये कपल्ड है, इसलिए हम कई बार इसको क्या जनरली बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स 5, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सीरीज ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आपके कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसपोर्ट होता है के थ्रू, कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है, और यहीं से वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, आपके ऑक्सीजन को दे दिया जाता है या डोनेट कर दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपका कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक ही है, लेकिन क्योंकि इनके बेसिस पे ही क्या है, आपका एटीपी सिंथेस कपल्ड है, मतलब क्या, इनमें ही प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही फिर क्या होता है, एटीपी सिंथेस के थ्रू एटीपी जनरेशन होता है। इसलिए कभी कभी हम क्या कहते हैं, जनरली हम क्या कह देते हैं, इसको भी हम इसमें बोल देते हैं कि इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है एटीपी सिंथेस की जगह पे कोई दूसरे ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हीट का जनरेशन करते हैं एटीपी की जगह पे। मतलब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी केवल ध्यान दीजिए कि जो आपका एटीपी सिंथेस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कपल्ड होता है किसके साथ, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, इसलिए हम इसको कई बार कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। चलिए, अब कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एक तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 1, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डिटेल स्टडी हम हर एक कॉम्प्लेक्स को एक डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज, इसके अलावा इसका एक और नाम भी है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो कि 850 किलो डाल्टन के आसपास होता है, या 850 से 880 किलो डाल्टन के आसपास होता है, और इसमें अराउंड 44 सब यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। क्या होता है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपको एल शेप का यहाँ दिख रहा है, या इसको गन शेप भी बोल सकते हैं, गन शेप का या तो फिर एल शेप का होता है। ये जो मॉलिक्यूल है या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें 44 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स में 2 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन रन करता है। एक तो होता है आपका FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है आपका आयरन सल्फर क्लस्टर्स, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स 2 की, जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसको आपने पहले भी स्टडी किया है, किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में। कौन सा स्टेप था आपका, 6th स्टेप में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आता है, जो कि सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। और यही प्रोटीन क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है, इनर मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में होता है। देखिए हो रहा है यहाँ पे, सक्सिनेट से फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इस प्रोटीन में ही FAD बाउंडेड होता है, जो कि FADH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। इसका साइज़ बेसिकली क्या होता है, 140 किलो डाल्टन के आसपास का होता है, 4 सबयूनिट्स से मिलकर बना होता है, A, B, C and D, ठीक है। इसमें 4 सबयूनिट्स होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज A, B, C and D, ठीक है। डिटेल स्टडी हम करेंगे बाद में। और इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, एक तो होता है आपका फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, और दूसरे आपके आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो 3rd कंपोनेंट है वो है आपका यूबिक्विनोन। इसको हम बेसिकली Q से डिनोट करते हैं, और कई बार इसको कोएंजाइम Q भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एक लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, इसके साइड चेन में क्या होता है, एक लॉन्ग आइसोप्रेनॉइड का साइड चेन होता है,
जो कि ईजिली क्या करता है, इसको लिपिड्स में सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये एक है, ऑब्वियसली बात है, लिपिड सॉल्युबल है तो हाइड्रोफोबिक नेचर का हुआ ही, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम है? यूबिक्विनोन। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका साइज़ क्या होता है? ये लगभग 250 किलो डाल्टन के आसपास का होता है, अराउंड 11 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले जो सिस्टम है वो क्या है, आपके हीम ग्रुप होता है, और उसके साथ साथ आपका आयरन सल्फर क्लस्टर एग्जिस्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोक्रोम सी की। ये जो आपका है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है आपका? 13 किलो डाल्टन का एक सिंगल सब यूनिट है, जो कि जिसमें कि क्या होता है, एक सिंगल हीम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से यूबिक्विनोन आपका क्या है, फैट सॉल्युबल है, वैसे ही जो आपका साइटोक्रोम सी है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये आपके क्या होता है, जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसका साइज लगभग 160 किलो डाल्टन के आसपास का होता है, 13 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के जो ग्रुप्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो है, एक तो आपका हीम ग्रुप है, उसके बाद इसमें कॉपर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कॉपर ए और कॉपर बी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको कई बार कॉम्प्लेक्स 5 बोल देते हैं, ठीक है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज। और इसका काम क्या है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, किससे? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक साथ कंबाइन करके ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। किसके बीच में बेसिस पे? प्रोटॉन ग्रेडियंट इन बिटवीन मैट्रिक्स एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है उसके बेसिस पे फिर क्या करता है, एटीपी सिंथेस क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके टोटल 7 कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन उसमें से जो मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब जो इसके आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, इन जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये चारों कॉम्प्लेक्स हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, उनकी थॉरो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए।